अरे बोलो। अरे कुछ तो बोल दो। आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो सबसे लास्ट में, हाँ, रेयरर टू डेंसर मीडियम, या अब से सबसे लास्ट में अपन ने कुल मिला के ये देखा था कि कोई भी वेव अगर एक मीडियम से दूसरी मीडियम के अंदर ट्रेवल करे, तो जैसे ये कोई एक वायर है जिस जो कि अलग विड्थ का है या अलग मटेरियल का है, और दूसरी वायर से कनेक्टेड है, तो वेव जब एक वायर से दूसरे वायर में जा रही है, या कम थिकनेस से ज्यादा थिकनेस वाले वायर में जा रही है, ज्यादा थिकनेस से कम थिकनेस वाले वायर में जा रही है, अल्टीमेटली अपने कहने का मतलब ये है कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव अगर ट्रेवल करे, तो वेव का जो ट्रांसमिट होने वाली वेव है या जो रिफ्लेक्ट होने वाली वेव है, उनका एम्पलीट्यूड का अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया था कि जो AT है, जो फॉर्मूले ध्यान रखने अपने को, AT होता है, वो होता है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाई AI, यानी जो वेव इंसिडेंट हो रही है उस वेव का एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दिस जो है ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ऐसे कैसे रिफ्लेक्टेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो आता है v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाई AI, ये आता है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? अब अपन वन बाय वन जो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं उनको देखते हैं। प्रैक्टिकल केसेस का मतलब, जैसे सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, आगे सुपरपोजिशन के अंदर काम आएंगे। रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड, कोई भी फिक्स एंड है वहां से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, फिक्स एंड का मतलब उससे आगे वेव नहीं जा रही है, तो वहां से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो किस टाइप से सीन बनेगा उसको देखते हैं। जैसे ये इस टाइप से कोई फिक्स, अब फिक्स एंड का मतलब समझो, देखो जैसे कोई फिक्स बॉल हो सकती है, जैसे यहां से कोई वेव आ रही है या कोई पल्स आ रही है, तो जब ये पल्स यहां पहुंचेगी फिक्स एंड पे, लेट्स से कि मान लेते हैं कि v1 वेलोसिटी से आ रही है, तो तुम लॉजिकली सोच के बताओ क्या इस फिक्स एंड, यहां पे फिक्स एंड आ गया यानी दीवार आ गई, वॉल आ गई, तो इससे आगे क्या वेव जा सकती है? बोलो। नो सर। हाँ, इससे आगे नहीं जा सकती, मतलब जो ट्रांसमिट होने वाली वेव है वो, क्योंकि एक्चुअली जो ट्रांसमिटेड मीडियम है या मीडियम 2 है, जिसको अपन इसको बोल रहे हैं, ये मीडियम 2 है, यहाँ पे आ गई मीडियम 2 के लिए थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली लॉजिकली तो अपने को समझ में आ रहा है मीडियम 2 के अंदर कोई वेव नहीं जाएगी। मैथमेटिकली समझो तो मीडियम 2 के अपने को लेंथ नहीं पता है, मास थोड़ा बहुत एक जगह कंसंट्रेट मान सकते हो, अगर दीवार को थोड़ा सा पार्ट को मीडियम 2 मानोगे तो म्यू टेंड्स टू इनफाइनाइट है, क्योंकि लेंथ अपने को पता नहीं है, लेंथ कोई फाइनाइट लेंथ नहीं है मीडियम 2 की जिसके थ्रू वेव ट्रेवल करेगी, तो फिर यहां पे वेलोसिटी टेंड्स टू 0 होगी, यानी यहां पे बिल्कुल भी वेव नहीं जाएगी, तो वेव नहीं जाएगी तो वेव वापस आएगी, तो AT कितना होना चाहिए? और ऐसे भी समझ सकते हो
अगर कोई ट्रांसमिट वेव नहीं हो रही है, वेव अगर ट्रांसमिट ही नहीं हो रही तो AT 0 होगा। AT 0 तभी हो सकता है जब V2 0 हो, तो V2 0 होगा। ये अपने को समझना है। अब अपने को ये देखना है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसके लिए AR कितना हो। मतलब अगर मैं इस एक्सिस को इसके ऊपर पॉजिटिव लूं, इसके नीचे नेगेटिव लूं, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो कुछ इस टाइप की होगी, पलट के जाएगी। अगर आने वाली वेव ऐसी है तो जाने वाली वेव ऐसे पलट के जाएगी। पलट के जाएगी इसका मतलब फेज डिफरेंस जैसा अपन ने कल देखा था कितना हो जाएगा, पाई का हो जाएगा। आने वाली और जाने वाली वेव के बीच में फेज डिफरेंस पाई का हो जाएगा। तो अगर आने वाली वेव की इक्वेशन y1 जो है वो लास्ट क्लास में जैसे मैंने देखा था AI या A मान लेता हूं A sin kx माइनस ओमेगा टी है। तो रिफ्लेक्टेड वेव, अब k तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सेम मीडियम के अंदर है, ओमेगा तो कभी चेंज होता नहीं है। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ। A एम्पलीट्यूड तो सेम होगा, बस ओनली फॉर माइनस आएगा, तो माइनस का मतलब पाई का फेज डिफरेंस है। A sin और डायरेक्शन चेंज हो गई तो kx माइनस ओमेगा टी है, उसकी जगह kx प्लस ओमेगा टी हो जाएगा। kx प्लस ओमेगा टी प्लस पाई, ये पाई का फेज डिफरेंस। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर फिक्स एंड से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमेशा वेव पलट जाती है। ठीक है, फिक्स एंड अपने लिए ध्यान रखना। फिक्स एंड का मतलब कि डेंसर मीडियम है आगे, ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, जैसे अपन ने कल देखा। कैसे कैसे, अगर रिफ्लेक्शन स्लाइडिंग सपोर्ट से हो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, फ्री एंड का मतलब जैसे स्लाइडिंग सपोर्ट हो सकता है। तो फ्री एंड या स्लाइडिंग सपोर्ट, इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। देखो स्लाइडिंग सपोर्ट का मतलब जैसे तो स्लाइडिंग सपोर्ट का मतलब जैसे ही वेव आएगी, वेव जब यहां पे आएगी तो ये सपोर्ट ऊपर नीचे हो सकता है, स्लाइड कर सकता है, यानी वेव के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर सकता है। तो स्लाइडिंग सपोर्ट हमेशा ध्यान रखना रेयर मीडियम के टाइप से काम करेगा, यहां पे वेव पलटेगी नहीं। कैसे, जैसे देखो इसको ढंग से समझना, देखो जैसे देखो वेव आई, सबसे पहले वेव जैसे जैसे अभी यहां पे है वेव, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, मैं बार बार इसको स्लाइडिंग सपोर्ट को बना लेता हूं थोड़ा सा अपने को समझने के लिए। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऐसे ये स्लाइडिंग जैसे ही वेव का ये डिफॉर्मेशन ऊपर जाएगा, ये स्लाइडिंग सपोर्ट भी ऊपर चला जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा। फिर जब डिस्टरबेंस वापस नीचे आएगा, जैसे यहीं पे बना लेता हूं मैं, वापस नीचे आएगा तो फिर ये भी वापस नीचे ऐसे आएगा। यानी यहां पे क्या हो रहा है, स्लाइडिंग सपोर्ट जो है फ्री एंड के टाइप से काम करेगा। फ्री एंड का मतलब रेयरर मीडियम, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था रेयरर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन हो
या फ्री हैंड से रिफ्लेक्शन हो। तो तुम जब ऑप्टिक्स पढ़ोगे 12th के अंदर, मैं ऐसे बता देता हूँ, ऑप्टिक्स के अंदर तुम पढ़ोगे जब जैसे पानी की कोई सरफेस है, तो रे अगर ऐसे आ रही है, जिसको अपन ऑप्टिक्स के अंदर लाइट रे बोलते हैं, इसको वेव भी बोल सकते हो। तो रे अगर ऐसे आ रही है, तो ये पानी की सरफेस है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एयर है। तो कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स एंगल पे अगर मैं इस रे को वाटर से ऐसे भेजूं, किसी एंगल के लिए ये होता है, तो ये रे वापस वाटर में चली जाती है। तो बताओ सेकंड मीडियम क्या है? रेयर मीडियम। ये क्या है? डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अभी ध्यान नहीं रखना है, अपन जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब समझाऊंगा मैं। तो इसके अंदर भी कोई पूछ ले तो कि फेज डिफरेंस कितना आएगा? 0। रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो फेज डिफरेंस 0 आएगा। यानी वेव अगर ऐसे आ रही है तो जाने वाली वेव भी ऐसे ही होगी, मतलब फेज बिल्कुल पलटेगी नहीं। ऐसी आ रही है तो वापस ऐसी ही जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। हेलो? यस। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? अभी वेव जैसे ये इधर जा रही है, अभी भी इधर जा रही है, अभी भी अब वापस इधर आ रही है, वापस इधर। तो वेव जब रिफ्लेक्ट होती है तब ये स्लाइडिंग सपोज खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो एडजस्ट करने की वजह से बिल्कुल भी फेस एंगल नहीं आएगा, फेस डिफरेंस नहीं आएगा, या फिर ये पलटेगी नहीं, जैसे आई थी वैसे की वैसी वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर इंसिडेंट वेव की इक्वेशन a sin kx माइनस ओमेगा टी है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? फेज डिफरेंस नहीं आएगा, a sin, डायरेक्शन तो चेंज होगी, सिर्फ kx प्लस ओमेगा टी हो जाएगी। ये इक्वेशन हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। आराम से सोच के बताओ, कोई डाउट है क्या? अरे बोलो। ठीक है, तो फिर अभी अपन इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। सब लोग ट्राई कर सकते हो आई थिंक। तो ये सब जितना पढ़ा है उसमें काम की चीज इतनी है, ध्यान रखना है अपने को। एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। और एक और अपने को जो ध्यान रखना है कि फिक्स एंड से या कोई फिक्स सपोर्ट से या वॉल से रिफ्लेक्शन हो, तब तो पाई का फेज डिफरेंस आता है, वेव पलट जाती है। और अगर फ्री एंड से रिफ्लेक्शन हो या स्लाइडिंग सपोर्ट से रिफ्लेक्शन हो या रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो, तो वेव पलटती नहीं है, फेज डिफरेंस 0 आता है। ठीक है? तो एक एग्जांपल करते हैं। तो यहां से कोई पल्स इधर जा रही है, तो इस मीडियम के अंदर यहां पे वेलोसिटी v1 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। यहां पे वेलोसिटी जो है
वो 5 मीटर पर सेकेंड है, या 4 कर लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड है। और जो इंसिडेंट वेव है उसकी इक्वेशन गिवन है अपने को 10 साइन 100 पाई टी माइनस 0.2 इंटू एक्स। ये इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है। तो अपने को रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन क्या होगी? ऑब्वियसली बात है, ये यहां पे इस वायर की लेंथ जो है वो चेंज हो रही है, तो उसके लिए अपने को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी पूछ सकता है, या वेलोसिटी नहीं देके, सपोज अपने को वेलोसिटी नहीं दे रखी है, अपने को इसका म्यू जो है वो एक्स दे रखा है, या एक्स नहीं बोल के मैं कुछ पी बोल लेता हूं, और इसका म्यू जो है देखने से पता चल रहा है मास ज्यादा है, तो इसका म्यू लेट से कि 2p है, यानी इसका, या ऐसा ही बोल सकता है कि म्यू 1 जो है, इसका म्यू 1 है और इसका म्यू 2 है, और म्यू 2 और म्यू 1 के अंदर रिलेशन देंगे, एक ही बात है, मतलब वेलोसिटी कोई एक इंफॉर्मेशन दे सकता है वो अपने। लेट से अपने को दे दिया कि म्यू 2 जो है वो 2 इंटू म्यू 1 है, तो अपने को निकालना है कि y रिफ्लेक्टेड एंड y ट्रांसमिटेड कितना हो। सब लोग ट्राई कर सकते हो। रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन एंड ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन क्या होगी, ये अपने को निकालना। जल्दी ट्राई करो सब, 1 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। हाँ, तो काफी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, किसी ने सॉल्व किया? बताओ कितना आ रहा है, बताओ। तो देखो, सबसे पहले म्यू 2 के अंदर रिलेशन दे रखा है, वायर अगर साथ में कनेक्टेड है तो टेंसिल डेफिनेटली सेम होगा। सबसे पहले वेलोसिटी के अंदर रिलेशन निकाल लेता हूं मैं। वेलोसिटी के अंदर रिलेशन क्या होगा, स्ट्रिंग वेव के अंदर वेलोसिटी जो होता है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू होता है। तो ज्यादा अच्छा है कैलकुलेशन, आई थिंक तुमने सॉल्व नहीं किया होगा, काफी जिसने सॉल्व किया कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही थी। ज्यादा आसान है, अपन म्यू 2 को 4 इंटू म्यू 1 ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो टेंशन अगर सेम है तो वेलोसिटी के अंदर रिलेशन निकाल सकते हैं कि v1 जो होगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू 1, और v2 जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ t अपॉन म्यू 2 कितना है, 4 इंटू म्यू 1, यानी ये 1/2 बाहर आ गया, तो t इंटू म्यू को अंडर रूट t इंटू म्यू को v1 लिख सकता हूं, यानी v1/2। v2 जो है वो v1/2 हो गया, या फिर v1 इक्वल टू 2 इंटू v2 लिख सकता हूं। और ये तो देखने से पता चल रहा है सेकंड मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है तो डेफिनेटली वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी।
रेयर मीडियम के अंदर वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब तो आसान है, आई थिंक कोई दिक्कत ही नहीं। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्टेड वेव और इनसे ट्रांसमिटेड वेव, इसका एम्पलीट्यूड निकाल लेता हूं। तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड ए आर वो होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 मल्टीप्लाइड बाई ai। तो v2 की जगह v2 लिख लेता हूं माइनस v1, यानी v2 माइनस v1 को लिख लेता हूं 2 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो v1 की जगह 2 v2 लिख लेता हूं प्लस v2 की जगह v2। तो ये हो गया अपने पास माइनस ऑफ v2 बाई 3 या माइनस मल्टीप्लाइड बाई ai, तो है इसे। तो ये हो गया माइनस v2 अपॉन 3v2 इंटू ai। तो ये ar हो गया माइनस ऑफ ai अपॉन 3। तो वैसे तो लॉजिकली तुम समझ सकते हो कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इनिशियल का 1/3 है, तो ट्रांसमिटेड का 2/3 होगा, क्योंकि दोनों मिला के तो ar आना है। तो at कितना आ जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो 2 इंटू ai अपॉन 3, 2 इंटू ai अपॉन 3, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, ar होना चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये माइनस कहां से है, माइनस का मतलब तो वेव पलट रही है, माइनस को ऐसे जोड़ना नहीं है, ठीक है। और ऐसे अगर किसी को डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो तुम कैलकुलेट करके निकाल सकते हो कि at कितना होता है। at होता है 2v2 अपॉन v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, तो v1 की जगह तो लिख लेता हूं मैं 2v2 प्लस v2, तो ये आ गया 2/3 इंटू ai। और ai कितना है 10, तो ये आ गया 80, तो कितना आ गया 10 इंटू 2/3, और ar कितना आ गया माइनस 10/3। माइनस का मतलब तो वेव पलट रही है, तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब जाने वाली वेव तो पलट के जाएगी और ट्रांसमिट होने वाली वेव सीधी चली जाएगी। तो इसके अंदर फेज डिफरेंस पाई का आ जाएगा। तो ट्रांसमिटेड वेव ये तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, यानी 10 की जगह ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड 2/3 इंटू 10 हो जाएगा, यानी 20/3 इंटू साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी माइनस 0.2 इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद वाई आर भी निकाल सकते हो। वाई आर के अंदर रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड ए आर वो है अपने पास 10/3 इंटू साइन 100 पाई टी। अभी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, प्लस 0.2 इंटू एक्स और प्लस पाई का फेज डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि वेव पलट रही है। और अब अपने से अगर ये पूछे कि बताओ फर्स्ट मीडियम के अंदर और सेकंड मीडियम के अंदर वेलोसिटी कितनी है, तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे? या फिर ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट मीडियम के अंदर और सेकंड मीडियम के अंदर डेंसिटी का रेशियो कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मेरे को पता करना है फर्स्ट मीडियम के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी, तो फर्स्ट मीडियम के अंदर वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट मीडियम की इक्वेशन पता है मेरे को, तो वेव की वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। तो t के मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो क्या होता है ओमेगा, यानी ओमेगा की वैल्यू कितनी है, और ओमेगा तो कभी चेंज होता नहीं, ओमेगा आ गया अपने पास 100 पाई, और ये होता है 2 पाई f, यानी f की वैल्यू आ गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आ गई। वेवलेंथ तो ये 0.2 वेवलेंथ है, सॉरी k है,
kx होता है और k होता है 2 पाई बाई लैम्बडा। तो 2 पाई बाई लैम्बडा जो है वो 0.2 है, तो डिवाइड बाई 10 कर देता हूं तो 2 बाई 10 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लैम्बडा आ गया 10 पाई और लैम्बडा आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, तो फर्स्ट की वेव की वेलोसिटी आ जाएगी v1 कितना आ गया, v इक्वल टू f लैम्बडा यानी 50 into 10 100 पाई हो जाएगा, 500 पाई मीटर पर सेकंड हो जाएगा, v इक्वल टू f लैम्बडा। और फर्स्ट की वेलोसिटी आ गई तो फर्स्ट और सेकंड की वेलोसिटी के रिलेशन पता है, तो v2 कितना होगा, v1 by 2 हो जाएगा, यानी 250 पाई मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है किसी को? अरे बोलो, क्या ऐसे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो? यस सर। अरे बोलो, कुछ तो बोलो, सर कोई डाउट नहीं है? नो सर। हाँ, तो बस इस पार्ट के अंदर देखो है ना, वेव को चैप्टर बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं, ध्यान रखने को बस ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड, सॉरी ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड। दोनों याद नहीं भी रख सकते हो तो कम से कम एक तो याद रख लो। जैसे तुमने रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड निकाल लिया तो ट्रांसमिटेड का कितना होगा, इंसिडेंट का माइनस रिफ्लेक्टेड का, तो कोई भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी सारी कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो। टी के मल्टीप्लाई में जो है वो ओमेगा है, एक्स के मल्टीप्लाई में जो है वो के है। डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तब तो वेव पलट जाएगी, यानी पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। रेयर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वेव नहीं पलटेगी, मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, ओनली फॉर डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस की जगह और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो आगे बढ़े फिर, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा बोलते रहो बीच में, एकदम चुपचाप बर्वे हो जाता है, फिर मजा नहीं आता उसमें। तुम बस एकदम चुपचाप से बैठ जाते हो, समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट है कुछ नहीं है, बोलते रहो, बस कुछ भी बोलो, बोलते रहो, उससे क्या है कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा। नहीं तो मेरे को भी पता नहीं चलता तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं तो बस अकेला एक तरफ बंद कमरे में चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो वेव जाती है उसके लिए अपन ने सॉल्व कर लिया। अब इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से एग्जाम के अंदर एक्चुअली क्वेश्चन आते हैं, जब तुम एक्सरसाइज 3 करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्ट्रिंग वेव के अंदर जो एक्सरसाइज 3 के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो 60 to 70% क्वेश्चन अभी जो अपन पोर्शन पढ़ने वाले हैं वहीं से आए हुए। तो इसको देखते हैं, ये है अपने पास सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव जैसा अपन ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर थोड़ा सा पढ़ा था, सुपरपोजिशन का मतलब होता है सिंपल, कोई भी टू वेव्स या कोई भी दो डिस्टरबेंस या कोई भी तो एनर्जी अगर किसी पॉइंट पे मिल जाए, कोई भी दो, जैसे ये एक वेव है और एक और दूसरी वेव है, ये आपस में मिलके अगर एक सिंगल वेव बनाए
अब ये सेम डायरेक्शन से हो सकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन से हो सकती है, सेम फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा वेव अगर आपस में मिल जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जैसे अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है सेम डायरेक्शन से मिलेगी या ऑपोजिट डायरेक्शन या सेम फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, कुछ भी हो सकता है, अभी उसके बारे में नहीं सोचना। जैसे ये दो वेव है, तो अपने को अभी इतना ही ध्यान रखना है, जैसे ये फर्स्ट वेव है जिसका ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y1 है, ये सेकंड वेव है जिसका ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y2 है। तो अपने को पता है कि इससे अगर इक्विवेलेंट जो वेव बनेगी उसका ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट y1 प्लस y2 होगा। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। अपन इस वेव वाले टॉपिक के अंदर वेव को 3 टाइप से या 3 टाइप से मिलाएंगे। अपन 3 पैटर्न्स देखेंगे कि ऐसी वेव मिलेगी तो कैसा पैटर्न बनेगा, या दूसरी टाइप की वेव मिलेगी तो कैसा पैटर्न बनेगा। और उन 3 मिलने के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के बेसिस पे अपन ने 3 सुपरपोजिशन को डिफाइन किया है। और वो सुपरपोजिशन कौन कौन सी है, सबने नाम सुन रखा होगा कहीं ना कहीं। एक तो सबसे पहले तो अपन पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इंटरफेरेंस। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं स्टैंडिंग वेव। उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं बीट्स। तो इनको 1 बाय 1 अपन डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप यहाँ पे बता देता हूं। बस ये अलग अलग पैटर्न का अलग अलग नाम है कि वेव अगर ऐसे मिलेगी तो इसको इंटरफेरेंस बोलूंगा, कुछ पर्टिकुलर टाइप से मिलेगी तो उसको स्टैंडिंग वेव बोलूंगा, और किसी और पैटर्न से मिलेगी तो उसको बीट्स बोलूंगा। सबसे पहले इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। इंटरफेरेंस का मतलब है व्हेन टू or more than two waves superimpose from same direction with same frequency। दो वेव अगर सेम डायरेक्शन से सेम फ्रीक्वेंसी से अगर सुपर इम्पोज हो रही है तो वो दो वेव जब मिलेगी तो वहां पे जो पैटर्न बनेगा उसको अपन इंटरफेरेंस बोलते हैं। इंटरफेरेंस का मतलब सिंपल ऐसे ध्यान रखो, जैसे ये कोई वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफ है। अच्छा, लॉजिकली सोच के बताओ, अगर दो वेव मिल रही है तो क्या डेफिनेटली दोनों का मीडियम सेम होगा? यस अरे सर। बोलो। और मीडियम सेम है मतलब वेलोसिटी सेम होगी। यस सर। और वेलोसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी तो अपन बोल रहे हैं पहले से सेम है, तो डेफिनेटली लैम्बडा भी सेम होगा क्योंकि v इक्वल टू एफ लैम्बडा होगा। तो कहने को तो अपन ये बोलते हैं कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बट इंटरफेरेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, लैम्बडा तीनों सेम होगा। तो दो दो वेव जिनकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा सब कुछ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वो दो वेव जब मिलेगी तो इसको इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक सिंपल वेव ही होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती नहीं है। जो चेंज होगा वो क्या होगा बताओ?
एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट इज सिंपल वेव विथ modified एम्पलीट्यूड। ऑब्वियसली बात है, दो एनर्जी मिल रही है तो थर्ड की एनर्जी जो है या तो ज्यादा होगी या कम होगी, तो एम्पलीट्यूड जो है मॉडिफाई हो जाएगा, बट बनेगी थर्ड जो वेव बनेगी वो भी सिंपल टाइप की वेव ही बनेगी। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट किसी को इसमें? तो इंटरफेरेंस का सिंपल मीनिंग अपने को ये ध्यान रखना है। इंटरफेरेंस का मतलब जब दो वेव सेम डायरेक्शन से, सेम वेलोसिटी के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ या सेम वेवलेंथ के साथ सुपर इम्पोज होती है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी एक सिंपल टाइप की वेव ही होती है। इसका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है। इसी पैटर्न को अपन इंटरफेरेंस बोलते हैं। इसको डिटेल में अपन आगे पढ़ेंगे कि कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। नेक्स्ट है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब वही व्हेन, अभी हो सकता है ये नए नए टर्म्स हैं तो कुछ लोगों को इतना ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन अपन जब वन बाय वन इसको पढ़ेंगे डिटेल में तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टैंडिंग वेव का मतलब व्हेन टू और मोर देन टू, जनरली स्टैंडिंग वेव के अंदर अपन टू ही यूज करते हैं, बट किसी क्वेश्चन के अंदर दो से ज्यादा भी हो सकती है। मोर देन टू waves superimpose from opposite direction with same frequency। तो स्टैंडिंग वेव का मतलब दो वेव सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मिले लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से मिले, यानी एक ऐसे आ रही है एक ऐसे आ रही है, फ्रीक्वेंसी तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। यानी एक अगर ऐसे आ रही है तो दूसरी ऐसे तो चलेगी लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। एक ऐसे जा रही है तो एक ऐसे जा रही है। अब लॉजिकली तुम सोच के बताओ, ये वेव जब मिलेगी तो इन दोनों को जब मिलाओगे ना, तुमको सोचो एक 10 मिनट, अपन जनरली आइडियल केस ही लेते हैं ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। एक जैसे ऐसे समझो इसको, पहले एक वेव ऐसे जा रही है, ये ऐसे ऐसे थी, दूसरी वेव ऐसे थी, ये दोनों आपस में मिल गई, तो हर पॉइंट पे पार्टिकल वाइब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग एम्पलीट्यूड के साथ कर रहे हैं, मतलब लूप बन जाएगा। अभी ज्यादा सोचना नहीं है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अभी तुम ये, मैं कम से कम इतना तो बोल सकता हूं ना, इनका रिजल्टेंट जो होगा वो स्टैंडिंग वेव अपन इसलिए बोलते हैं कि वेव तो बनेगी, मतलब डिस्टरबेंस तो चलेगा लेकिन अपने को लगेगा कि वेव रुकी हुई है, यानी लूप्स फॉर्म हो जाएंगे। कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे अभी इसको ज्यादा बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तुम इतना ध्यान रख लो कि इसकी इसमें लूप्स बनते हैं, इन्हीं को अपन स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। स्टैंडिंग वेव का मतलब इसमें डिस्टरबेंस आगे नहीं बढ़ता है, पार्टिकल तो वाइब्रेट करते हैं बट डिस्टरबेंस वहीं का वहीं रह जाता है, इसलिए स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं यहां पे लिख लेता हूं। पार्टिकल्स
vibrates at their position, their respective position, but disturbance do not propagate, यानी डिस्टरबेंस आगे नहीं बढ़ता है, डिस्टरबेंस रुक सा जाता है, पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं लेकिन डिस्टरबेंस रुक सा जाता है, इसलिए इसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। तो कैसे होता है कैसे नहीं होता है फिर से मैं बता देता हूँ, जब अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैलकुलेशन करेंगे तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना है सेम फ्रीक्वेंसी की वेव अगर ऑपोजिट डायरेक्शन से सुपर इम्पोज हो जाए तो उस केस में जो रिजल्टेंट पैटर्न बनेगा उसको अपन जो है स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। थर्ड है बीट्स। बीट्स का मतलब डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है लेकिन थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों के अंदर क्या था, एक में डायरेक्शन सेम थी एक में डायरेक्शन ऑपोजिट थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों केस में सेम थी। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मतलब सेम साइड से मिल सकती है ऑपोजिट साइड से मिल सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी व्हेन टू वेव्स with slightly different frequency superimposes। तो जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है वो सुपर इम्पोज होती है तो उससे जो रिजल्टेंट बनता है वो बीट्स बनते हैं। बीट्स का मतलब कभी एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ेगा, कभी एम्पलीट्यूड जो है घटेगा, इस टाइप से बीट्स बनेंगे। तो एम्पलीट्यूड keep changing at a position, कभी एम्पलीट्यूड एक ही पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, कभी एम्पलीट्यूड एक ही पोजीशन पे मिनिमम होगा, कभी बीच में वेरी करेगा। इस टाइप से कुछ पैटर्न मिलेगा अपने को, इनको बीट्स बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक अभी अभी है ना, इसमें इतना ही ध्यान रखना है अपने को। अभी इतना ध्यान रखो कि सुपरपोजिशन के अपन तीन मेथड पढ़ने वाले हैं, इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव एंड बीट्स। इंटरफेरेंस का मतलब सेम डायरेक्शन से सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वेव आनी चाहिए। स्टैंडिंग वेव का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑपोजिट डायरेक्शन से वेव आनी चाहिए। बीट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत सॉरी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है सेम या ऑपोजिट, बट फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी अगर स्लाइटली डिफरेंट है तो उससे जो पैटर्न आते हैं उसको अपन बीट्स बोलते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो, अभी बता दो, अपन आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर लेते हैं। किसी को यहां तक कोई डाउट? वो समझ में नहीं आया वो पॉइंट, मेरा नेटवर्क अरे प्रॉब्लम था। मैंने बताया ना, अभी तुम इतना ध्यान रखो कि बीट्स कब बनता है, इंटरफेरेंस कब होता है, स्टैंडिंग वेव कब बनती है, कैसे वेव मिलेगी, तब इनका रिजल्टेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, वन बाय वन अभी मैं इंटरफेरेंस टॉपिक ही लेने वाला हूँ। तो वो उसको डिटेल में जब पढ़ेंगे ना तब सारी इंफॉर्मेशन अपने अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है? यस सर। ठीक है। तो अब अपन सबसे पहला सुपरपोजिशन स्टार्ट करते हैं, इंटरफेरेंस।
तो अभी अभी अपन ने देखा है कि इंटरफेरेंस का मतलब दो वेव जिनका सेम डायरेक्शन से, जैसे ये अपने पास कोई टाइट वायर है और एक वेव ये अपन ने ऐसी जनरेट करी है जो कि इधर जा रही है और कंटिन्यूसली अपन जनरेट कर रहे हैं, अपन कंटिन्यूसली जनरेट कर रहे हैं। जैसे इसी वायर के अंदर थोड़ी देर ये t इक्वल टू 0 पे अपन ने इस टाइट वायर के अंदर t इक्वल टू 0 पे मैंने ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट किया। थोड़ी देर के बाद किसी भी टाइम t इक्वल टू डेल्टा t पे उसी टाइट वायर के अंदर एक और वेव इसी डायरेक्शन के अंदर अपन ने जनरेट कर, इसी डेल्टा टी टाइम डिफरेंस के अंदर। तुम ऐसे सोचो, जैसे मेरे पास ये कोई टाइट वायर है, मैंने एक पल्स क्रिएट करी, थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी वो पल्स आगे गई तो एक और पल्स क्रिएट करी मैं, तो डेफिनेटली दोनों वेव की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। डायरेक्शन सेम है और सेम सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो जब ये दो वेव कहीं पे आगे जाके जब मिलेगी, वायर आगे जाके कहीं भी मिलेगी ना, सपोज पीछे वाली वेव की मैंने वेलोसिटी ज्यादा रख दी तो ये कभी कभी इस वेव को पकड़ लेगी, तो ये जब दोनों वेव मिलेगी तब जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को मैं इंटरफेरेंस बोलूंगा। तो वो पैटर्न क्या बनेगा, कैलकुलेटिव अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन y1 जो है वो लेट से कि a sin kx माइनस ओमेगा टी ऐसी है, ठीक है। अब दूसरी वेव अपन ने सेम फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी इसकी f है, वेलोसिटी v है और लैम्बडा वेवलेंथ लैम्बडा है, इसकी फ्रीक्वेंसी लेट से f है, v है और लैम्बडा है। लेकिन अपन ने थोड़े टाइम के बाद अगर इस सेकंड वेव को जनरेट कराए तो इस सेकंड वेव के अंदर y2 इक्वल टू इसका एम्पलीट्यूड लेट से a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, क्योंकि डिफरेंट भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि एम्पलीट्यूड सेम हो। जैसे फर्स्ट टाइम तो डिस्टरबेंस मैंने ऐसा जनरेट किया, सेकंड टाइम मैंने ऐसा जनरेट कर दिया, तो एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो गया। तो एम्पलीट्यूड तो डिफरेंट हुआ ही सही, sin kx माइनस ओमेगा टी। एक और चीज डिफरेंट हो गई, ढंग से सोच के बताओ, अगर मैंने कुछ टाइम इंटरवल के बाद अगर इसको जनरेट किया है तो क्या कुछ टाइम डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस भी आएगा, बोलो। यस सर। तो फेज डिफरेंस को मैं 5 बोल देता हूं। ये दो वेव आ गई तो इनकी रिजल्टेंट y इक्विवेलेंट जो आएगा ये वो आ जाएगा y1 प्लस y2। और मैंने बताया था कभी भी दो साइन फंक्शन को अगर जोड़ना है तुम्हें तो साइन फंक्शन को जोड़ने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है फेजर डायग्राम बनाओ। जैसे ये a1 वाली कोई वेव है जो कि x माइनस ओमेगा टी फेज की है, सेकंड a2 वाली कोई वेव है जिसका फेज kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाइव, तो फाइव का। अब जो रिजल्टेंट y इक्विवेलेंट है तो उसका जो a इक्विवेलेंट है वो इन दोनों के बीच में आएगा कहीं पे, और इसका लेट से कि a1 के साथ एंगल कुछ अल्फा है। तो तुम्हें मैंने वहां पे एसएम के अंदर भी बताया था और यहाँ पे भी तुम देख सकते हो। अगर मेरे को ये एंगल निकालना है तो मैं क्या करता हूं, इस a2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, a2 को इधर शिफ्ट कर देता हूं
और a2 को इधर शिफ्ट करने के बाद फिर कंपोनेंट ले लेता हूं a2 के, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, और फिर tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूं y अपॉन x। तो ये x तो कितना आएगा a1 प्लस a2, ये a2 को इधर भेजोगे तो a2 cos अल्फा और a2 sin अल्फा, यानी ये x तो आएगा a1 प्लस a2 cos अल्फा और y आएगा a2 sin अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये फॉर्मूला वैसे डायरेक्टली भी पता होना चाहिए। tan अल्फा कितना होता है a2 sin अल्फा, सॉरी sin फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। तो रिजल्टेंट का a1 के साथ एंगल आ गया, और रिजल्टेंट निकालते कैसे, दो वेक्टर जिनके बीच में जिनका मैग्नीट्यूड तो a1 और a2 है, उन तो a इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ऐसे निकालते हो क्या? अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो a इक्विवेलेंट आ गया, a इक्विवेलेंट का a1 के साथ एंगल आ गया, तो क्या मैं रिजल्टेंट y इक्विवेलेंट लिख सकता हूं? y इक्विवेलेंट क्या होगा, a इक्विवेलेंट इनटू sin, ये है kx माइनस ओमेगा t, ये है kx माइनस ओमेगा t प्लस फाई, तो ये कितना होगा kx माइनस ओमेगा t प्लस अल्फा, kx माइनस ओमेगा t प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ दिस। तो ये अपने पास y इक्विवेलेंट इन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि इंटरफेरेंस के अंदर कि जो दोनों वेव जब ऐसे सुपर इंपोज होती है तो जो रिजल्टेंट आता है वो भी एक नॉर्मल टाइप की वेव ही आती है। वो तुम मैथमेटिकली अब समझ सकते हो कि ये देखो नॉर्मल टाइप की वेव ही आ रही है, क्योंकि sin kx माइनस ओमेगा t किसकी इक्वेशन आती है, वेव की होती है। लेकिन चेंज क्या हुआ, एम्पलीट्यूड चेंज हो गया, एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो गया, उसके साथ साथ और क्या मॉडिफाई हो गया, फेज भी मॉडिफाई हो गया। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि रिजल्टेंट ऑफ y1 एंड y2 is a simple wave with modified phase and amplitude। क्या जिसको अभी डाउट था उसको ये लाइन समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, तो ये अपन ने इंटरफेरेंस की कैलकुलेशन कर ली कि इंटरफेरेंस ऐसा होता है। अब अपन आगे जो पढ़ना है अपने को, इस ए इक्विवेलेंट को डिटेल में स्टडी करना है कि ए इक्विवेलेंट कैसे कैसे वेरी करेगा। तो यहां तो कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो मैं अब वापस इसी इक्वेशन को से वो आगे बढ़ाता हूं। वेरिएबल क्या है, कोस फाई। तो ए इक्विवेलेंट मैक्सिमम तब होगा जब कोस फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कोस फाई मैक्सिमम कितना होता है, +1। कोस की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है, -1 से +1।
ए इक्विवेलेंट मिनिमम कब होगा? जब cos फाई मिनिमम होगा, क्योंकि ये -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, तो cos फाई मिनिमम होना चाहिए, और cos फाई मिनिमम का मतलब -1 होना चाहिए। अब मेरे को लॉजिकली सोच के बताओ तुम कि cos फाई कब -1 होता है और cos फाई कब +1 होता है? cos फाई कब +1 होता है, cos फाई कब -1 होता है? पहले बताओ +1 कब होता है? 2n पाई पे। वेरी गुड, 2n पाई पे। देखो cos 0 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 4 पाई 1 होता है। ऐसे कैसे? cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है। तो इस केस के अंदर फाई जो है वो 2n पाई होना चाहिए। n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी हो सकती है। इस केस के अंदर फाई जो है 2n -1 पाई बाई 2 होना चाहिए। 2n-1 सॉरी 2n-1 पाई होना चाहिए, पाई 3 पाई 5 पाई ऐसे, और n की वैल्यू वही 1 2 3 इस टाइप से हो सकती है। n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पाई हो जाएगा, पाई की cos पाई की वैल्यू -1 होती है। सेकंड केस के अंदर 2 पुट करोगे तो 3 पाई आ जाएगा, तब भी cos पाई की वैल्यू -1 होती है। तो ये आ गया, फाई की वैल्यू आ गई अपने दोनों केस के अंदर। अच्छा तुमको सोच के बताओ मेरे को कि जब ए इक्विवेलेंट मिनिमम, ये तो कंडीशन आ गई अपने पास कि मैक्सिमम होगा, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम होगा कितना? देखो cos फाई की वैल्यू जब मैं +1 पुट करूंगा, तो +1 पुट करूंगा तो क्या ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 बन गया, मतलब ये a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया, और उसका अंडर रूट मतलब क्या a1 प्लस a2 आ गया। तो क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a1 प्लस a2 होगा? और मिनिमम एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2 होगा? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? यस सर। मिनिमम और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे निकाला? cos को +1 और -1 पुट कर लिया, ठीक है। अब मेरे को बताओ, फेज डिफरेंस अपने पास है, तो अगर फेज डिफरेंस तुम्हारे पास पता है तो क्या पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस कितना होता है, बताओ? डेल्टा फाई के डेल्टा एक्स होता है। क्या ये फॉर्मूला पता है सबको? डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स। वेव के स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर टाइम डिफरेंस है तो उसकी वजह से फेज डिफरेंस ओमेगा डेल्टा टी होता है, अगर पाथ डिफरेंस है तो उसकी वजह से फेज डिफरेंस के डेल्टा एक्स होता है। क्या सबको पता है ये? अरे बोलो। यस हाँ सर। अरे यस यार सर। जिसको नहीं पता ऐसे समझ लो ना, a साइन के x1 माइनस ओमेगा टी, जैसे पाथ डिफरेंस है, एक x1 पे है एक x2 पे है, दूसरी इक्वेशन के x2 माइनस ओमेगा टी आ जाएगी। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा? k into x2 माइनस x1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और x2 माइनस x1 को क्या लिख सकता हूं? डेल्टा x। तो डेल्टा फाई कितना आ जाएगा? k डेल्टा x। सिंपल वैलिटी। बोलो। यस सर।
तो अगर डेल्टा 5 पता है तो डेल्टा एक्स निकाल सकते हो क्या? ये पता है मेरे को क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो डेल्टा 5 की वैल्यू 2n पाई पुट कर लो, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या डेल्टा एक्स अपने पास n लैम्बडा आ गया। और यहां पे वैसे ही कि डेल्टा 5 इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा यानी k इनटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना, हाँ डेल्टा एक्स सॉरी, और डेल्टा 5 कितना है 2n माइनस 1 इनटू पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। इस पूरी माता पंची के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे लास्ट में जो अपन ने पढ़ा है यही होता है कि अगर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तब तो उसके अंदर पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होता है, अगर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम है तो पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 होता है। फिर इसको इंटरफेरेंस का नाम भी बोलते हैं अपन अलग अलग। इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है मतलब दोनों जुड़ रहे हैं, तभी तो ये 1+a2 आ रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं, तो इसको अपन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम है इसको बोलते हैं अपन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, समझ में आ रही बात? यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट किसी को? नो सर। तो जैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के अंदर तुमने एम्पलीट्यूड निकाला या इन जनरल इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड निकाला, वैसे वैसे अपन है ना इंटेंसिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अगर तुम्हें याद है तो मैंने पावर और इंटेंसिटी कैलकुलेशन के तुम्हें बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। क्या याद है सबको ये? यस सर। हाँ, तो अगर ये, अब देखो मैं यहीं से डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो अगर I प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है तो बताओ a इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, a क्या होगा अंडर रूट ऑफ I, तो क्या अंडर रूट ऑफ I इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं a इक्विवेलेंट की जगह? कांस्टेंट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू, अब अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं I1, a2 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं I2, टू एज इट इज a1 की जगह क्या लिख सकता हूं अंडर रूट I1 I2, cos फाई की जगह cos फाई। ये कैसे लिखा समझ में आ रहा है क्या बात? अंडर रूट से अंडर रूट हटा देता हूं तो I इक्विवेलेंट क्या आ गया बताओ? ये आ गया I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू cos फाई। तो जैसे तुमने इक्विवेलेंट एम्पलीट्यूड निकाला है वैसे वैसे टू वेव्स के लिए इक्विवेलेंट इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। और फिर कंस्ट्रक्टिव के केस में इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, डिस्ट्रक्टिव के केस में इक्विवेलेंट इंटेंसिटी कितनी होगी वो भी निकाल सकते। कैसे? डायरेक्टली तुम यहां से भी कर सकते हो, देखो, और यहां से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से करो कंस्ट्रक्टिव अगर होगा
और डिस्ट्रक्टिव अगर होगा तो देखो यहां से देखते हैं ए इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट ऑफ आई इक्विवेलेंट, अंडर रूट ऑफ आई इक्विवेलेंट इक्वल टू a1 प्लस a2, a1 की जगह अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i1 i2, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2। इक्विवेलेंट स्क्वायर करोगे तो सॉरी ये अंडर रूट हटाओगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आई इक्विवेलेंट कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर। तो कंस्ट्रक्टिव केस में आई इक्विवेलेंट जो होता है वो अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का स्क्वायर होता है। ऐसे कैसे डिस्ट्रक्टिव में तो लिख सकते हो आई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2 इसका होल स्क्वायर। क्या ये इंटेंसिटी लिखने में किसी को डाउट है क्या? इंटेंसिटी लिखने में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। तो आज अपन ने ये इंटरफेरेंस की जो थ्योरी थी वो ऑलमोस्ट कवर कर ली। अब अपन इंटरफेरेंस पे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल ट्राई करेंगे। तो आज की क्लास में कोई डाउट है क्या? आज की क्लास के अंदर कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो मैं क्लास को एंड कर रहा हूं फिर।